आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है। और इस पेड क्लास में हम आपको सिंटैक्स का टॉपिक पढ़ा रहे थे और सिंटैक्स में प्रोनाउन का हमने आपको वीडियो नंबर 1 का टॉपिक जो है वो दे दिया था। आज आपके सामने हम प्रोनाउन का वीडियो नंबर 2 जो है वो लेकर आ रहे हैं। वीडियो को जो है वो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। तो प्रोनाउन जो हमारा आज का टॉपिक है वो है प्रोनाउन, और प्रोनाउन का वीडियो नंबर 2। प्रोनाउन में हम आपके सामने जो है वो लेकर आए हैं वीडियो नंबर 2। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा आपके सामने टॉपिक होने वाला है। वीडियो को बड़े ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, हम आपको कुछ रूल जो है वो बता दिए थे और आपका कुछ रूल जो है वो बाकी रह गया था, वही आपका हमें आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूल क्या है? देखिए, पजेसिव प्रोनाउन के पहले किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर किसी सेंटेंस में कोई भी पजेसिव प्रोनाउन लिखा गया है तो उस पजेसिव प्रोनाउन के पहले आप जो है वो किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते। ये हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं कि जो पजेसिव प्रोनाउन होता है, उस पजेसिव जो भी पजेसिव प्रोनाउन होता है, उस पजेसिव प्रोनाउन में क्या करते, पजेसिव प्रोनाउन के पहले जो है वो क्या करते हैं, किसी भी नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। याद रखिएगा, पजेसिव प्रोनाउन के पहले किसी भी जो नाउन है उस नाउन का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ये आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। जैसे इसका एग्जाम्पल हमने लिखा कि योर्स मोटरसाइकिल इज न्यू। ध्यान दीजिएगा, योर्स मोटर साइकिल इज न्यू। अब आप देखिए ये सेंटेंस गलत लिखा है। इसमें गलती क्या है? देखिए, मोटरसाइकिल क्या है, नाउन, और योर क्या है, ये पजेसिव है, ये पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये पजेसिव प्रोनाउन में के पहले, मतलब जो पजेसिव ये जो नाउन है, इस नाउन के पहले किसी भी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं होता, बल्कि पजेसिव केस का प्रयोग होता है। तो योर्स का क्या हो जाएगा, योर। योर्स का क्या हो जाएगा, योर। और यहां पर रख देंगे योर मोटरसाइकिल इज न्यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इस रूल को आप याद रखिएगा। रूल क्या है कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी भी पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, पजेसिव प्रोनाउन अकेले आता है, जैसे दिस कार इज माइन, ये याद रखिएगा। जैसे हमने लिखा है दिस कार इज माइन, ये हमेशा याद रखिएगा। ये जो है ये पजेसिव प्रोनाउन है, ये पजेसिव प्रोनाउन हमेशा अकेले आ सकता है। कंफर्म है? चलिए अगला रूल आपके सामने हम लेते हैं, इसको रफ कर देते हैं। चलिए चलें अगला रूल। नेक्स्ट रूल क्या है? देखिए रूल क्या है, अगर किसी भी वाक्य में लेट का प्रयोग हुआ हो, कोई सेंटेंस लिखा हुआ हो और उस सेंटेंस में किसका यूज हुआ हो, आप जानिए। अगर उस सेंटेंस में लेट का यूज हुआ है तो उस लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत सारे लोग इसको गलती करते हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में लेट का यूज हुआ है तो लेट के बाद हमेशा जो केस आएगा वो हमेशा केस ऑब्जेक्टिव आएगा। जैसे लेट आई डू दिस वर्क, हमने क्या लिखा, लेट आई डू दिस वर्क, ये सेंटेंस गलत लिखा है, इसको सही करना पड़ेगा। यहां लेट क्या है, वर्ब। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। जब ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो इसका क्या चला जाएगा, लेट मी डू दिस वर्क। लेट के बाद हमेशा जो है वो ऑब्जेक्टिव केस आता है, ठीक है। अगला अब देख लीजिए, ये भी छोटा सा रूल है, छोटे छोटे रूल है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे रूल। जो प्रीपोजिशन लिखा, प्रीपोजिशन के बाद जो आता है वो हमेशा आपका ऑब्जेक्टिव केस आता है। याद रखिएगा, जो जहां पर प्रीपोजिशन लिखा जाता है, इस प्रीपोजिशन के बाद जो हमेशा केस आता है वो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। जैसे मोहन लाफ्ड एट यू एंड आई, मोहन
loved at you and I। अब आप देखेंगे at यहां क्या है, प्रीपोजिशन। ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में लिखा है, लेकिन ये अपने नॉमिनेटिव केस में लिखा है। ये सेंटेंस गलत लिखा है, इसको हमें सही करना पड़ेगा। जब इसको हम सही करेंगे तो मोहन लव्ड एट यू एंड आई का क्या चला जाएगा, मी। कंफर्म। आगे चलिए नेक्स्ट, अगला रूल। अगला रूल हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। देखिए आप याद रखिएगा, लाइक और अनलाइक वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के रूप में आते हैं। लाइक और अनलाइक जो लिखा है वो वर्ब और प्रीपोजिशन जो है वो दोनों के रूप में आते हैं। लेकिन जब लाइक का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशन के रूप में हुआ होगा तो इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया जाता है। मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि लाइक और अनलाइक ये दो कंडीशन पर आते हैं। एक पहला आपका वर्ब पे आता है, दूसरा आपका किसके कंडीशन पर आता है, प्रीपोजिशन। लाइक और अनलाइक वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों के कंडीशन पर आते हैं। लेकिन अगर ये प्रीपोजिशन के कंडीशन पर आएगा, जब किसके कंडीशन पर आएगा, प्रीपोजिशन। जब ये प्रीपोजिशन कंडीशन पर आएगा तो इसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा। जैसे यू आर लाइक आई, ये सेंटेंस गलत लिखा है। यहां लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। लाइक क्या है, प्रीपोजिशन। तो लाइक जब प्रीपोजिशन के रूप में है तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता है। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा कौन सा केस लिखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है। अगला नेक्स्ट, ऐसे ही बता दे रहे हैं। देखिए अगला रूल क्या है, छोटे छोटे रूल हैं। अगर किसी भी सेंटेंस में जीरंड का यूज हुआ हो, किसका यूज हुआ हो, जीरंड। आपको पता है जीरंड का मतलब क्या होता है, जीरंड का मतलब होता है वर्ब आईएनजी फॉर्म। तो इसके बाद हमेशा जो केस आएगा वो हमेशा केस आएगा ऑब्जेक्टिव केस। जीरंड के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हमने लिखा टेकिंग ही वेंट टू मार्केट, सॉरी, जैसे हमने मान लीजिए लिखा हाँ टेकिंग ही वॉज, जैसे हमने क्वेश्चन लिखा टेकिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट, टेकिंग ही वॉज नॉट प्लीजेंट। अब आप ये देखेंगे ये सेंटेंस गलत लिखा है, इसको सही करना। यहां पर टेकिंग ये क्या है, जीरंड है। जीरंड किसे कहते हैं बता चुके हैं। कोई भी वर्ब की कौन सी फॉर्म, वर्ब की आपकी आईएनजी फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, आईएनजी, कहां लिखी जाए, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के कंडीशन पर। कोई भी वर्ब की आईएनजी फॉर्म अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के कंडीशन पर लिखी जाएगी तो जीरंड होती है, बताए थे इसको। तो टेकिंग ये आपकी जीरंड है और यहां पर क्या हो जाएगा, हिम वाज नॉट प्लीजेंट। क्लियर हो गया, टेकिंग हिम वाज नॉट प्लीजेंट। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट रूल। ये सब बहुत छोटे छोटे रूल्स हैं जो कि बहुत काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ये रूल्स काम भी आते हैं। नेक्स्ट अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार आया। आपको पता है टू बी जो आता है वो हमेशा किसके रूप में आता है, इन्फिनिटिव। टू बी जो होता है भाई, इन्फिनिटिव को क्या कहते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, इन्फिनिटिव। तो अगर किसी भी वाक्य में टू बी का प्रयोग हुआ है तो आपको पता है कि टू बी को हमेशा इन्फिनिटिव कहते हैं और इसके बाद जो आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। अगर टू बी का यूज कहीं हुआ है तो टी बी का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव, और इसके बाद जो केस आएगा वो हमेशा कौन सा आएगा, ऑब्जेक्टिव केस। जैसे यू गेस्ट ही टू बी आई, जैसे उसने क्या लिखा है, यू गेस्ट टू बी आई। अब आप देखिए सेंटेंस गलत लिखा है, टू बी यहां क्या है, इन्फिनिटिव। तो टू बी के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो क्या हो जाएगा, यू गेस्ट टू बी मी। यानी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा यू गेस्ट टू बी मूव। ठीक है। अगला देखिए,
अगर किसी भी वाक्य में एक सब्जेक्ट है तो उस वाक्य में दूसरा सब्जेक्ट नहीं लगना चाहिए। मतलब अगर कोई सेंटेंस लिखा है किसी भी वाक्य में, अगर एक सब्जेक्ट है किसी भी वाक्य में किसी भी एक वाक्य में अगर एक सब्जेक्ट है तो उस वाक्य में जो दूसरा सब्जेक्ट है वो कभी भी नहीं लगना चाहिए। है तो बहुत छोटा रूल, लेकिन बहुत सारे लोग मिस्टेक कर देते हैं। माई बुक इट हैज बीन पब्लिश्ड, माई बुक इट हैज बीन पब्लिश्ड। तो आप ये देखिए माई बुक के साथ यहां पर इट आया, ये दो सब्जेक्ट हो गए। जब ये दो सब्जेक्ट यहां पर हो गए तो किसी भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट थोड़ी लिखे जाते हैं। क्या हो जाएगा? माई बुक हैज बीन पब्लिश्ड। कंफर्म हो गया? माई बुक हैज बीन स्टोलन या माई बुक हैज बीन पब्लिश्ड। चलिए अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल, बहुत ज्यादा फंसाता है रूल ये। क्या? अगर किसी भी वाक्य में किसी भी कलेक्टिव नाउन का यूज हुआ होगा, मैं आपको क्या बताया था कि हमेशा कलेक्टिव सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या कहा था, जितने भी कलेक्टिव नाउन लिखे जाते हैं ये हमेशा सिंगुलर में होते हैं। कलेक्टिव नाउन हमेशा कहाँ होते हैं? कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में होते हैं। तो जितने भी कलेक्टिव नाउन लिखे जाते हैं इनके साथ हमेशा पॉजेसिव केस इट या इट्स आता है। हमेशा क्या आता है? इट या इट्स। मतलब अगर कोई भी कलेक्टिव नाउन है, कोई भी कलेक्टिव नाउन, और ये कलेक्टिव नाउन हमेशा आपको पता है सिंगुलर में होते हैं, तो इनके साथ जो पॉजेसिव केस लगता है वो हमेशा इट या इट्स लगता है। हमेशा क्या लगता है? इट या इट्स। जैसे हमने लिखा द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट, द ज्यूरी हैज गिवन देयर वर्डिक्ट। अब ये सेंटेंस गलत लिखा है, कई बार आया है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। अब आप मेरी बात को गौर से समझिए। यहां पर ज्यूरी क्या है? कलेक्टिव नाउन, और जितने भी कलेक्टिव नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। लेकिन यहां पर देयर का यूज हुआ है, तब ज्यूरी के हिसाब से यहां पर देयर का यूज है तो गलत है। ठीक है, तो यहां पर इसका पॉजेसिव केस आएगा। इसका यहां पर हमेशा कौन सा केस आएगा? पॉजेसिव। और इट का पॉजेसिव केस क्या होता है? इट्स। तो क्या हो जाएगा? द ज्यूरी हैज बीन गिवन इट्स वर्डिक्ट। लेकिन ये नोट याद रखिएगा, एक नोट यहां याद रखिएगा, जब कोई भी कलेक्टिव नाउन अलग अलग व्यक्तियों, आपको पता है कि कलेक्टिव नाउन जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? वो सिंगुलर में होते हैं। लेकिन जब कोई कलेक्टिव नाउन अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराते हैं तो वो प्लूरल में हो जाते हैं। तो जब कोई भी कलेक्टिव नाउन क्या होगा? जब कोई भी कलेक्टिव नाउन अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध कराएगा तो उसके साथ उसका जो पॉजेसिव केस आएगा वो हमेशा देयर आएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। अभी मैं इसको आपको ट्रिक से समझा दे रहा हूं। जैसे द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग इट्स सीट। अभी बता दे रहा हूं, देखिए COMMITTEE, इसको याद रखिएगा। कमेटी की स्पेलिंग TGT में कई बार पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है। COMMITTEE, COMMITTEE। द कमेटी डिसाइडेड द मैटर, द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट और कहा लीविंग इट्स सीट्स। अब देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। अब आप मेरी बात को देखिए, यहां पर देखिए कमेटी क्या है? प्लूरल नंबर है। आप इसके बाद का ये नाउन देखा करिए, अगर ये नाउन सिंगुलर में है तो यहां पर सिंगुलर वर्ब आएगी। जैसे यहां पर देखिए वर्डिक्ट सिंगुलर में है तो सिंगुलर आई, लेकिन आप देखिए सीड्स प्लूरल में है तो यहां पर इट्स गलत लिखा है। और आपको यहां पता है कमेटी वाले इस मामले में आप जरूर देखा करिए, ये नाउन अगर सिंगुलर है तो इट्स लगाइए, अगर ये नाउन प्लूरल है तो देयर लगा दीजिए। तो यहां पर पूरा लिखेंगे द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग, और यहां पर क्या हो जाएगा? देयर सीड्स। जब कोई कलेक्टिव नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर में होता है,
तो अगर वो सिंगुलर में है तो उसके साथ पजेसिव केस इट या इट्स आएगा। लेकिन अगर वो अलग अलग वस्तु, जैसे कमेटी क्या है, कमेटी अलग अलग वस्तु, व्यक्ति और वस्तुओं का बोध कराता है, तो उसके साथ हमेशा जो पजेसिव केस आएगा वो प्लूरल में आएगा। कंफर्म। चलिए नेक्स्ट, अगला नेक्स्ट रूल, बहुत इंपॉर्टेंट रूल, कई बार आया हुआ। यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है और उस एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है तो पजेसिव केस के रूप में आवर का प्रयोग करेंगे, और आई नहीं बल्कि यू आया है तो पजेसिव केस के रूप में योर का प्रयोग करोगे। फिर से सुन लीजिए, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है और एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है तो पजेसिव केस के रूप में आवर का, और आई नहीं बल्कि यू आया है तो पजेसिव केस के रूप में योर का। माने क्या लिख सकते हो, यदि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का हो, अगर किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का हो और उस एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है तो पजेसिव केस के रूप में आवर आएगा, और अगर यू आया है तो पजेसिव केस में योर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कई बार फंसाता है। यदि किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है और एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई आया है तो पजेसिव केस में आवर रखना, और आई नहीं बल्कि यू आया है तो पजेसिव केस में योर रखना। प्रमोद एंड आई शुड लर्न माई लेसन। प्रमोद एंड आई शुड लर्न माई लेसन, ये सब्जेक्ट एक से अधिक शब्द का है और एक से अधिक शब्द वाले सब्जेक्ट में आई है। आप देखिए तो यहां पर माई का यूज नहीं बल्कि किसका यूज करेंगे, यानी ये जाएगा प्रमोद एंड आई शुड लर्न, और माई का क्या हो जाएगा, आवर लेसन। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल हम आपको बता रहे हैं। चलें अगला रूल और इंपॉर्टेंट, बहुत ढांसू नियम आपको हम बता रहे हैं। देखिए एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। आपके बहुत सारे प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चन घुसाया है, एक्सेप्ट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आएगा। बार बार चिल्ला के कह रहे हैं पेपर में आप गलत मत करिएगा, अन्यथा आप गलत कर देंगे तो आप जानिएगा आपका काम जानेगा। ठीक है, हम पूरा सिलेबस अपना बढ़िया ढंग से समाप्त कर रहे हैं। मेरा लास्ट टॉपिक है, कल आपको वर्ब मिल जाएगा, एडजेक्टिव मिल जाएगा, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद आपको यहाँ पर हमें केवल आपको वोकैब ही पढ़ाना है। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन आएगा। एक्सेप्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। ठीक है, एवरीवन, जैसे अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट ही। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बार बार बता रहे हैं। एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा, याद रखिएगा। तो क्या हो जाएगा, एवरीवन अटेंडेड, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी, एवरीवन अटेंडेड द पार्टी एक्सेप्ट हिम। कंफर्म। अगला चलते हैं नेक्स्ट, अगला रूल, ध्यान दीजिए। सच एज के बाद नॉमिनेटिव केस आता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। सच एज के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। सच एज के बाद हमेशा क्या आएगा, नॉमिनेटिव केस। आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम, आई हैव नो लाइकिंग फॉर सच अ मैन एज हिम। बहुत इंपॉर्टेंट, सच एज, ये देखिए सच एज। और ये बताइए सच के बाद एज क्यों आया, आपको बता चुका हूं। सेम और सच का प्रयोग अगर एज एडजेक्टिव होगा तो सेम और सच के बाद हु और विच नहीं बल्कि एज आएगा, और इसके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस आएगा। तो इसको सही करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई हैव नो लाइकिंग
फिर यहां पर फॉर सच अ मैन एज, यहां पर ही चला जाएगा। रूल याद रखना नहीं, दन से उड़ेगा, और जब उड़ेगा ना तो तुम कहां उड़ोगे, भगवान जाना थिन कहां जा गया। अगला चले, अगला रूल आप हमेशा याद रखिएगा, ईच ऑफ, हाँ ठीक है, ईच ऑफ आइदर ऑफ, ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के तुरंत बाद हमेशा कोई प्लूरल नाउन या प्लूरल प्रोनाउन आता है, सिंगुलर नहीं आता, लेकिन ये वर्ब सिंगुलर में जाती है, बता चुके हैं। ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हमेशा, ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो जाती है वो प्लूरल वर्ब आती है, प्लूरल नाउन आता है या कोई भी प्लूरल प्रोनाउन आता है, ठीक है। जैसे ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक, ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक, ये गलत लिखा है, ईच ऑफ द बॉय हैज अ नोटबुक गलत लिखा है, इसको आपको सही करना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, ईच ऑफ के बाद हमेशा बॉय प्लूरल नंबर आता है, ईच ऑफ द बॉयज, लेकिन ये सब्जेक्ट सिंगुलर में जाती है, हैज अ नोटबुक। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, ईच ऑफ आइदर ऑफ और नाइदर ऑफ के बाद हमेशा जो वर्ब आएगी वो हमेशा कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब, कंफर्म। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट रूल अब याद रखिएगा, जो बोथ आता है वो दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के लिए आता है, लेकिन आल जो आता है वो दो से अधिक के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, याद रखिएगा, बोथ जो आता है वो दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं के आता है, और आल जो आता है वो दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं के आता है। आपने पढ़ा था जैसे ऑल द टू वुमेन वर एस्टोनिस्ड, मैंने क्या लिखा, ऑल द टू वुमेन वर एस्टोनिस्ड, कितनी महिलाएं थी, दो, वर्ब प्लूरल है, लेकिन दो के लिए ऑल नहीं बल्कि बोथ आता है, बोथ द टू वुमेन वर एस्टोनिस्ड। बोथ जो है वो दो के लिए आता है, लेकिन ऑल जो है वो कितने के लिए आता है, ऑल हमेशा दो के अधिक, दो से अधिक के। बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, बोथ ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। देखिए यहां पर कितनी गर्ल है, 5, तो यहां पर बोथ नहीं बल्कि क्या आएगा, ऑल, तो क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस, क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द 5 गर्ल्स आर लेबोरियस। अगला चलें, अगला, चलिए अगला देखिए, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना उसमें कभी भी अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगता। अब आपको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताए हैं, जब किसी प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ्स लगेगा तो ऐसे प्रोनाउन को रिफ्लेक्सिव कहते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में कभी भी अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगता। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो लिखा जाता है उस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आप कभी भी अपॉस्ट्रोफी यस नहीं लगा सकते। जैसे ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, ये लिखा है, तो देखिए हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव है, अपॉस्ट्रोफी यस लगाना नहीं लग सकता। ही सोल्ड हिमसेल्फ कार, कंफर्म हो गया। अगला, अगला रूल, नेक्स्ट, अब देखिए हम आपको क्या बताए थे, अवेल, बीटेक, प्राइड, ड्रिंक, एंजॉय, ओवर, स्लीप, रिजाइन, अप्लाई और एवेंज के बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, लेकिन आप अवेल का प्रयोग किसी भी सेंटेंस में पैसिव वाइज में नहीं कर सकते। अवेल नाम की वर्ब कभी भी पैसिव वाइज में नहीं जाएगी, याद रखिएगा। जैसे एन ऑफर वॉज अवेल्ड ऑफ बाई मी, एन ऑफर वॉज अवेल्ड ऑफ बाई मी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपको मैं बता दूं पीजीटी में आया है,
ये पीजीटी का क्वेश्चन है। एन ऑफर वॉज अवेल्ड ऑफ बाई मी। अब आपको पता है अवेल ये पैसिव वॉइस में नहीं हो सकता, ये तो ठीक है, लेकिन अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगता है एक्टिव वॉइस में, ये भी याद रखिएगा। मी को खींचे, आई, वॉज लगा, तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म जाएगी? सेकंड फॉर्म, आई अवेल्ड। अब अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, यहां पर कौन सा रिफ्लेक्सिव जाएगा? माई सेल्फ। उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? ऑफ ना एन ऑफिसर। रूल क्लियर हुआ होगा। चलिए देखिए, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के लिए लगता है दिस। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के लिए क्या लगता है? दिस। लेकिन सॉर्ट्स ऑफ और काइंड्स ऑफ के लिए लग जाता है दोज। आपको पता है दिस सिंगुलर के लिए लगता है, दोज प्लूरल के लिए लगता है। और एक चीज याद रख लेना, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, नहीं तो उड़ जाओगे। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद, काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं आता, याद रखिएगा। सॉर्ट ऑफ और काइंड ऑफ के लिए दिस आता है, सॉर्ट्स ऑफ काइंड्स ऑफ के लिए दो जाता है। काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद कोई आर्टिकल नहीं लगता। ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है नोट में, और मैं आपको बता दे रहा हूं जितना रूल मैं पढ़ा रहा हूं इससे बाहर से एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये आप नोट कर लीजिएगा। जैसे हमने लिखा दीज काइंड ऑफ पेन इज कॉस्टली, दीज काइंड ऑफ ए पेन इज कॉस्टली। अब यही लिख दिया। अब आप मेरी बात करिए, यहां पर काइंड ऑफ है ना, दिस का, यहां पर दिस, दोज, ठीक है। काइंड ऑफ है तो यहां पर दिस का नहीं यूज, दिस या दोज का यूज नहीं होगा, ठीक है। यहां पर प्लूरल, प्लूरल जब सिंगुलर है तो यहां पर दिस का यूज होगा। क्या हो जाएगा? दिस काइंड ऑफ। लेकिन काइंड ऑफ और सॉर्ट ऑफ के बाद भी कोई आर्टिकल आता ही नहीं, तो क्या हो जाएगा? पेन इज कॉस्टली। चलें, अभी आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराएंगे। अगला रूल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए रूल, अगर किसी भी वाक्य में प्रीपोजिशन के बाद whom और which का प्रयोग हो तो whom और which के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आता। मतलब अगर whom और which के यहां पर पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाए, whom और which के पहले कोई प्रीपोजिशन लग जाए तो whom और which के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। whom और which के अगर पहले कोई प्रीपोजिशन लग गया तो whom और which के बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इसको याद रखिए। दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स इन, दिस इज द हाउस, दिस इज द हाउस, मैंने ये लिखा, दिस इज द हाउस इन विच सी लिव्स इन विच सी लिव्स इन। अब आप देखिए विच ये क्या है, ये आपका विच के पहले इन लगाना, हु विच के पहले इन लगा तो यहां लास्ट पर इन नहीं आएगा, यानी इन वाला टॉपिक ये यहां पर गलत है। ये था आपका प्रोनाउन का एक एक टॉपिक जो कि हमने आपको सॉल्व करा दिया है। देखिए वीडियो कितना देर का हो गया है, 2 4 10 क्वेश्चन भी आपको इस पे हम 29 मिनट का हो गया है। आपको 2 3 क्वेश्चन भी हम प्रोनाउन पर कराए देते हैं, अच्छे अच्छे कुछ ठीक ठाक। वीडियो पर बने रहिएगा, अच्छे अच्छे कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज बेस्ड हमारे पास अच्छी बुक है प्रोनाउन का, हम आपको कराए देते हैं। 46 पे है। चलिए चलिए, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। पहला क्वेश्चन देखिए, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स इन ऑल, वन शुड बी ट्रू टू, वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड्स
क्वेश्चन लिखा है वन शुड बी ट्रू टू हिज वर्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। अब देखिए सर्कमस्टेंस, इसको सही करना है, ठीक है, सर्कमस्टेंसेस सर्कमस्टेंसेस। अब आप देखिए यहां पर वन नाम का सब्जेक्ट है ना, तो इसका जो पॉजेसिव केस है वहां पर हिज नहीं आता। जब वन नाम का सब्जेक्ट लिखा होता है तो इसका पॉजेसिव केस हमेशा वंस आता है। कंफर्म है? द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जैसे हाँ, द ऑफिसर एज वेल एज द असिस्टेंट absent themselves फ्रॉम द क्लास। तो मान लीजिए सही है। हमने आगे क्वेश्चन लिखा है, जैसे हमने लिखा एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज इज डिटरमाइंड टू डू देयर बेस्ट। एवरी टीचर and every teacher and every student is determined, every teacher and every student is determined is determined to do their best। है तो बहुत बड़ा, लेकिन इसको to do their best, क्योंकि मेरे पास तो भाई डिजिटल बोर्ड है नहीं। तो अब आप मेरी बात को गौर से सुनिए। देखिए आपको पता एवरी टीचर एवरी स्टूडेंट सिंगुलर होता है ना, तो यहां पर पॉजेसिव केस का है प्लूरल आएगा, है ना, तो यहां पर सिंगुलर पॉजेसिव केस आएगा। अब टीचर और स्टूडेंट के लिए चाहे यहां पर आप हिज लगा दीजिए चाहे हर लगा दी, मतलब इस पार्ट में आपका एरर है। कंफर्म हो गया? अगला नेक्स्ट, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर। देखिए क्या क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर हैव गिवन his consent, have given his consent। बहुत बड़ा है, लेकिन हम ऐसे देख लेते हैं। देखिए यहां पर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द वाइस चांसलर, ये सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट है बताइए? प्लूरल, क्योंकि आप देखिए दोनों में दा लगा है, बताए थे। तो यहां पर हिज का प्रयोग नहीं होगा, बल्कि किसका यूज होगा? देयर का। जब प्लूरल सब्जेक्ट हो, जब यहां पर सब्जेक्ट प्लूरल है तो यहां पर हमेशा पॉजेसिव केस भी कौन सी केस आएगी? प्लूरल आएगी, ठीक है। अगला, नन ऑफ दीज टू पेन्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नन ऑफ दीज टू पेन्स इज कॉस्टली। बहुत अच्छा रूल है। अब आपको मैं इस रूल के तहत बता देता हूं। देखिए बताया था, उठाएंगे पुराना वीडियो, आइदर और नाइदर ये दो व्यक्तियों और दो वस्तुओं की आता है। जैसे आपको बताया था बोथ कितने के लिए आता है? दो के लिए, और आल कितने के लिए आता है? दो से अधिक। वैसे आइदर और नाइदर दो व्यक्तियों के लिए, और एनी और नन दो से अधिक के लिए आता है। एनी और नन किसके लिए आता है? दो से अधिक। तो यहां पर कितनी पेन है? दो पेन है ना। जब यहां पर दो पेन है तो आप किसका देखिए? निगेटिव चार्ज है, तो यहां पर नन दो से अधिक के लिए आता है, लेकिन दो पेन है ना, तो यहां पर किसका यूज हो जाएगा? नाइदर का। नाइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज कॉस्टली। तो आप ऐसे एक्सरसाइज आप फटाफट सॉल्व करे रहा करिए, ठीक है। आज आपका प्रोनाउन टॉपिक समाप्त हो गया। कल आपको हम वर्ब नाम का टॉपिक देंगे, ठीक है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।